आई एम मधु एंड आई रीड इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस पूरे चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है और इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट डोबेराइनर ट्रेट्स, ठीक है। फिर हमें पता है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी, तो हम उन्हीं के अटेम्प्ट्स के बारे में, उन्हीं की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डोबेराइनर ट्राइड्स, then we will discuss Newland's law of octaves, then we will discuss about Mendeleev's periodic table, फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इन सभी को रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो जैसा कि हम सभी को पता ही है कि हमारे अराउंड जो मैटर प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, देन एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। और एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं। There are 118 elements known to us. All of these have different properties. तो अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स, ठीक है। 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस और इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ओके, to make the study of elements easy, these elements have been classified into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. तो एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन फ्यू ग्रुप्स, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम अपनी बुक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, एक क्लास 8th की बुक्स एक जगह रखते हैं, क्लास 9th की बुक्स एक जगह रखते हैं, क्लास 10th की बुक्स एक जगह रखते हैं। सो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसीलिए एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया ग्रुप्स में और ऐसे क्लासिफाई किया कि हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर है। ओके, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया? सबसे पहले क्लासिफाई किया डोबेराइनर ने। ओके, सो डोबेराइनर वाज इन द ईयर 1817 जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर, अ जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with the similar properties into groups। तो इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, ठीक है। सो इन्होंने 1817 में ऐसा किया। इन्होंने कैसे किया, जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज हैं उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। He identified some groups having 3 elements each, so he called these groups triads। और उन्होंने हर एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स को ग्रुप करा, मतलब 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप, उन तीनों एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज होंगी। सो ऐसे 3-3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया और उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ट्रायड्स मतलब 3, तो एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होते थे। तो ऐसे 3-3 के ग्रुप में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को तो नहीं किया, 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। ओके, In a triad, the elements were arranged in increasing order of their atomic masses। और हर एक ट्रायड में जो एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज थे। मतलब कि जैसे मान लो एक ट्रायड है, उसमें 3 एलिमेंट है, लेट्स से मैग्नीशियम, लिथियम, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है।
और तीसरा एलिमेंट है कैल्शियम। तो उन्होंने इन तीनों को ऐसे अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब इसका एटॉमिक मास जो होगा, फिर जो लिथियम का एटॉमिक मास होगा वो इससे ज़्यादा होगा, और फिर कैल्शियम का एटॉमिक मास इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक मास ऐसे इंक्रीज हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। एटॉमिक मास को उन्होंने, जिस एलिमेंट का सबसे कम मास एटॉमिक मास है वो सबसे पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे उन्होंने अरेंज किया। ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। और इस ऐसे अरेंज किया उन तीनों एलिमेंट्स को एक ट्रायड में कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है ना, उसका जो एटॉमिक मास है इट इज़ रफली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। मतलब तीन अगर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, ये तीन एलिमेंट्स हैं एक ट्रायड में, तो पहले और लास्ट वाला जो एलिमेंट है, इन दोनों का जो एवरेज आएगा ना, इन दोनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा वो इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इस तरह से डोबेराइनर ने इनको अरेंज किया कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास इक्वल होगा पहले और लास्ट वाले के एटॉमिक मास के एवरेज के। ठीक है। सो पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा इट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को एक ट्रायड में अरेंज किया। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये डोबेराइनर के ट्रायड्स के एग्जाम्पल भी गिवन है। ठीक है, तो एक ट्रायड में ये तीन एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। ठीक है, तो ये एक ट्रायड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे कम एटॉमिक मास लिथियम का है, फिर सोडियम का उससे ज़्यादा, फिर पोटेशियम का उससे ज़्यादा, तो ऐसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि उन्होंने इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया था एक ट्रायड में कि जो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। मतलब अगर हम पहले और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें तो वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो निकाल के देखते हैं। तो पहला एलिमेंट है लिथियम, इसका एटॉमिक मास है 6.9 और लास्ट वाले का पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। तो इसका एवरेज निकाल दो। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 23 ही होगा, मतलब सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल भी ले लिया। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में ये तीन ट्रायड्स गिवन है। ये तीन ट्रायड्स हैं। पहला ट्रायड ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दूसरा ट्रायड ये है और तीसरा ट्रायड ये है। तीन एलिमेंट्स में ऐसे उन्होंने ग्रुप बना दिए उसके, दीज आर नोन एज ट्रायड्स। ठीक है, तो अब ये डोबेराइनर ने जैसे ट्रायड्स में अरेंज किया एलिमेंट्स को, तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसके कुछ लिमिटेशंस भी थी, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। क्या लिमिटेशंस थी? डोबेराइनर्स could identify only 3 triads from the elements known at that time. Thus, he failed to arrange all the known elements in the form of triads, even having similar properties. तो limitation क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी डोबेराइनर के क्लासिफिकेशन में, कि वो सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स में अरेंज नहीं कर पाए थे। मतलब सारे एलिमेंट्स को ऐसे तीन के ग्रुप में अरेंज नहीं कर पाए थे। ठीक है, सिर्फ वो कुछ ही एलिमेंट्स को ऐसे ट्रायड्स में अरेंज कर पाए। ठीक है, उस टाइम पर जितने नोन एलिमेंट्स थे उन सभी को अरेंज नहीं कर पाए इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज भी थी उनको भी वो अरेंज नहीं कर पाए। ठीक है, सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर्स ट्राइड्स। ठीक है, तो डोबेराइनर की हमने क्लासिफिकेशन देख ली, कैसे डोबेराइनर ने ट्राइड्स में अरेंज किया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो अब न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, so in 1866 John Newlands arranged the then known elements in the order of increasing atomic masses. तो 1866 में एक जॉन न्यूलैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, क्लासिफाई किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। ओके, he started with hydrogen and ended at thorium which was the 56th element. तो उन्होंने हाइड्रोजन से ग्रुप करना स्टार्ट किया एलिमेंट्स को और लास्ट में आया थोरियम, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है और थोरियम का सबसे ज़्यादा होता है उस टाइम पर। ठीक है, सो थोरियम का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा था और हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। सो हाइड्रोजन से स्टार्ट किया क्लासीफाई करना एंड एंडेड एट थोरियम।
ठीक है, विच वॉज द 56th एलिमेंट। और उस टाइम पर ये थोरियम कौन सा एलिमेंट था, 56th एलिमेंट था। मतलब उस टाइम पर सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। ठीक है, The properties of every eighth element are similar to that of the first element। और इस तरीके से जॉन न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया कि हर जो 8वां एलिमेंट होता था उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती थी। मतलब कैसे, देखो पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और फिर एट्थ और फिर ऐसे 9th एलिमेंट, ऐसे वो एलिमेंट्स को अरेंज करते गए। तो जो 8th एलिमेंट होता था ना, हर जो 8वां एलिमेंट होता था उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के सेम होती थी। तो हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होता था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल होती थी, मतलब सिमिलर होती थी, उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट की सिमिलर होती थी। इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, अब आगे तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने ये जो एलिमेंट्स थे इनको ऑक्टेव से कंपेयर किया। ऑक्टेव्स को हम म्यूजिक में यूज करते हैं ना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा, तो ये ऑक्टेव्स होते हैं म्यूजिक में। ठीक है, तो उन्होंने एलिमेंट्स को ऑक्टेव से कंपेयर किया। सो ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, सा रे गा मा पा धा नी सा। सो दीज आर द ऑक्टेव्स, इनसे कंपेयर किया उन्होंने एलिमेंट्स को। तो इंडियन म्यूजिक में तो हम ये ऑक्टेव्स यूज करते हैं और वेस्ट में हम कौन सी ऑक्टेव्स, कौन सी नोटेशंस का यूज करते हैं, डो रे मी फा सो ला ती। सो दीज आर द नोटेशंस यूज्ड इन द वेस्ट। तो इन ऑक्टेव से कंपेयर किया उन्होंने एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो ऑक्टेव्स हैं म्यूजिक के। ठीक है, दीज आर द ऑक्टेव्स विच आर यूज्ड इन म्यूजिक और ये हमारे एलिमेंट्स हैं। सो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और फिर जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होती है, मतलब हाइड्रोजन की इक्वल होंगी। ठीक है, तो उन्होंने इन ऑक्टेव से इसको कंपेयर किया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, यहाँ पर लिखा है ना, देयरफॉर ही कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स को ऑक्टेव से कंपेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 एलिमेंट्स हैं और फिर जो 8वां एलिमेंट आएगा इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होगी, जैसे कि ऑक्टेव्स में होता है। 7 ऑक्टेव्स के बाद जो 8वां ऑक्टेव होता है वो पहला वाला ही होता है, तो मतलब ये रिपीट होने लग जाते हैं। वैसे ही हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी। ठीक है, सो दिस वॉज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो ऐसे न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, क्या थे, दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली लाइटर एलिमेंट्स। तो न्यूलैंड का ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, मतलब जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं पर एप्लीकेबल था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, Newlands assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves। तो न्यूलैंड का ये मानना था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं और एलिमेंट्स हैं ही नहीं। ठीक है, और उन्होंने बोला कि और जो एलिमेंट्स हैं वो फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होंगे, मतलब 56 एलिमेंट्स ही हैं। लेकिन न्यूलैंड गलत बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 56 एलिमेंट्स के बाद कितने एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। सो न्यूलैंड की ये जो थ्योरी थी ये गलत थी कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं और डिस्कवर नहीं होंगे, क्योंकि आज की तारीख में तो 118 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो एक लिमिटेशन, तो दूसरा लिमिटेशन तो ये हो गया। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और फिर बाद में जो और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट भी नहीं हो रही थी। ठीक है, सो ये तीसरी लिमिटेशन होगी कि बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जो प्रॉपर्टीज है उसमें फिट नहीं हो रहे थे। ओके, In order to fit elements into his table, Newlands adjusted 2 elements in the same slot, example cobalt and nickel, having different properties। और सारे एलिमेंट्स को अपनी टेबल में फिट करने के लिए न्यूलैंड ने क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग थी, सिर्फ इसलिए कि सारे एलिमेंट्स उनकी टेबल में फिट हो जाएं, इसीलिए उन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया जिनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हो टेबल में, यहाँ पर आप देख सकते हो कोबाल्ट और निकल एक ही स्लॉट में है। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। ठीक है, सो ये एक और लिमिटेशन था न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो हमने डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन देख लिया, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, हमने न्यूलैंड्स का देख लिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब मेंडलीव आए, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो in 1869 a Russian chemist Dmitry Ivanovich Mendeleev classified the then known 63 elements based on their physical and chemical properties in the increasing order of the atomic masses in the form of a table। तो मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने 63 एलिमेंट्स को, मतलब मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो उन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, मतलब एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया, टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, ठीक है, टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। ओके, अब he had observed that properties of the elements reoccur cyclically. On this basis, Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। तो देखो मेंडलीव ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो साइक्लिकली रिपीट होती हैं, मतलब एक इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। ऐसा कोई फिक्स इंटरवल नहीं है कि हर 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के सिमिलर होगी। तो जैसे हमने न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में देखा, न्यूलैंड ने क्या बोला था कि हर 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होंगी। लेकिन मेंडलीव ने भी यही बोला कि एक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स इंटरवल नहीं है, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिअकर साइक्लिकली, और इस बेसिस पर मेंडलीव ने क्या किया, एक पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया। अब पीरियोडिक लॉ क्या है मेंडलीव का, द पीरियोडिक लॉ इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस लाइन का मतलब है, इस पीरियोडिक लॉ का मतलब है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज कर देंगे, मतलब एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर दिया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तब जो उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी आफ्टर अ इंटरवल, मतलब एक इंटरवल के बाद कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही होता है कि एक इंटरवल के बाद जब कोई चीज़ रिपीट हो रही है, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, इसी को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो यही मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टीज हैं जो एलिमेंट्स की वो रिपीट होंगी आफ्टर अ इंटरवल, जब उन एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर देंगे। ओके, Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called periods। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में ग्रुप किया, टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। तो अब उनकी जो टेबल थी, उस टेबल की वर्टिकल जो कॉलम्स थे उनको उन्होंने ग्रुप्स बोला, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड्स बोला, ठीक है। तो अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखते हैं कैसे उन्होंने टेबल बनाई। सो दिस इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये उनकी पीरियोडिक टेबल है। सो अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा हम समझते हैं। सो देखो जैसे कि अभी हमने देखा कि मेंडलीव के टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको उन्होंने क्या बोला, इनको उन्होंने बोला पीरियड्स, ठीक है, सॉरी ग्रुप, ये होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये क्या हैं, ग्रुप्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही हैं इनको बोलते हैं वो पीरियड्स। सो दीज आर नोन एज पीरियड्स, ठीक है। तो फिर उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, ऐसे टेबल की फॉर्म में अरेंज किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन सबसे पहले, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो ऐसे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और साथ ही साथ हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर होती थी, मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती थी, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती थी। सो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो अरेंज किया ही साथ एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो कैसे अरेंज किया उन्होंने, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन आया, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर ऐसे ऐसे करते फ्लोरीन आ गया। अब फ्लोरीन के बाद जो अगला एलिमेंट है सोडियम, तो अब ये सोडियम तो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन जो सोडियम की प्रॉपर्टीज थी वो लिथियम और हाइड्रोजन से मैच कर रही थी, इसलिए उन्होंने सोडियम को इनके नीचे लिख दिया, ठीक है। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में भी ये अरेंज्ड हैं, ठीक है। सो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। अब
अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके कुछ अचीवमेंट्स भी थी, एडवांटेजेस भी थे, ठीक है, तो अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो मेंडलीव लेफ्ट वेकेंट प्लेसेस इन हिज टेबल विच प्रोवाइडेड एन आइडिया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ी थी कि अगर और न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो उन वेकेंट प्लेसेस में आ जाएंगे, उन खाली जगह में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो डिफरेंस है। न्यूलैंड ने क्या बोला, न्यूलैंड्स ने बोला कि और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही नहीं, सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं। लेकिन मेंडलीव को ये पता था, उन्हें लगता था कि और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी टेबल में खाली जगह छोड़ी, वेकेंट प्लेसेस छोड़ी, ताकि जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो वो वहाँ पर आ जाएं। तो ये पहला एडवांटेज था, ठीक है। फॉर एग्जांपल एका बोरोन जहाँ पर स्कैंडियम एलिमेंट आया, एका एल्यूमिनियम जहाँ पर गैलियम एलिमेंट आया, एका सिलिकॉन जहाँ पर जर्मेनियम एलिमेंट आया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की जगह उन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया, एल्यूमिनियम के नीचे एक खाली ब्लॉक छोड़ दिया, तो ये जो खाली स्पेस थी उसको उन्होंने नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो एका एल्यूमिनियम होगा, तो बाद में उसको नाम दे दिया गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो बोरोन एलिमेंट के नीचे उन्होंने नीचे वेकेंट स्पेस छोड़ी तो इस ब्लॉक को उन्होंने नाम दे दिया एका बोरोन, ठीक है। तो उन्होंने एका बोरोन स्पेस छोड़ी थी और यहाँ पर स्कैंडियम एलिमेंट आया। ऐसे ही एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स इन वेकेंट स्पेसेस में आए, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। अगला एडवांटेज है इट करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 टू 9। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया, जैसे कि बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास करेक्ट हुआ था 13.5 से 9. So this is the second advantage. Then noble gases could accommodate in the Mendeleev's periodic table without disturbing the periodic table after discovery. तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को भी एकोमोडेट किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द कंप्लीट टेबल। तो मतलब उन्होंने नोबल गैसेस को भी अरेंज करने के लिए वेकेंट स्पेसेस छोड़ी थी, उसमें नोबल गैसेस भी। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, जेनॉन, तो ये जो गैसेस होती हैं ये नोबल गैसेस होती हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस भी आ सकती हैं पूरी टेबल को डिस्टर्ब किए बिना। सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव ने जो टेबल बना के क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। क्या? So, no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, ओके। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और आइसोटोप्स की पोजीशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, सो ये दूसरा डिसएडवांटेज था। देन atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier elements. तो जैसे कि मैंने बताया कि मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन ये हर जगह उन्होंने ऐसा नहीं किया। काफ़ी जगह, कुछ जगह उन्होंने थोड़ा गलत तरीके से भी एलिमेंट को अरेंज किया, मतलब हर जगह उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में नहीं अरेंज किया। कहीं जगह पर उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे भी अरेंज किया है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर रखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि एक ही ग्रुप में सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले ही एलिमेंट्स हैं, तो इसे करने के लिए उन्होंने काफ़ी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज नहीं किया है। जैसे आप देख भी सकते हो, अगर मैं टेबल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो कि ये कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 और निकल का एटॉमिक मास है 58.71। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से तो निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज था मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो मेंडलीव्स की हमने क्लासिफिकेशन देख ली, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देख ली। अब बात करते हैं अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम आज भी यूज करते हैं, ओके। सो इन 1913 हेनरी मॉसले शोड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक
पीरियोडिक लॉ है। तो हेनरी मॉसले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1913 में ये शो किया, ये प्रूव किया कि एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर। मतलब अभी तो हम देखते आ रहे थे कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, लेकिन हेनरी मॉसले ने ऐसा बोला कि एटॉमिक मास के बेसिस पर नहीं, हमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए, एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। तो एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हर एक एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं, सो इसीलिए उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा कि उसके हर एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, सो दैट इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हेनरी मॉसले ने बोला कि हमें एटॉमिक नंबर यूज करना चाहिए। सो इस हिसाब से उन्होंने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कंक्लूड किया। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर उनका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करें, तब उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक इंटरवल के बाद रिपीट होंगी। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें तो एक इंटरवल के बाद उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, लेकिन हमने मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें क्या डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करें तो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। और हेनरी मॉसले ने बोला कि अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तब प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी एलिमेंट्स की। ओके, सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। When the elements were arranged in the increasing order of their atomic number, the obtained table is called modern periodic table। और जब उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया तो तब जो उन्हें जो टेबल मिली उसको उन्होंने नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसका हम आज भी यूज़ करते हैं। सो इसको समझते हैं। सो आप देख सकते हो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको ग्रीन में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये मेटल्स हैं, और आपको ये पिंक में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं, और येलो में जितने एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब इनको उन्होंने अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सबसे पहले हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये हीलियम है, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, ये इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं इनको उन्होंने क्या नाम दिया, इनको उन्होंने बोला ग्रुप्स। ठीक है, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही हैं इन हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने बोला पीरियड्स। ठीक है, जैसे हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखा था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा ही अरेंजमेंट था। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको उन्होंने ग्रुप्स बोला और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड्स बोला। ठीक है, और फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया। डिफरेंस इतना था कि उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया और इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया। ठीक है, अब इनको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये पहला ग्रुप है। ठीक है, ये पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी के पास जितनी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ये पहली चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6। तो 6 लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जैसे एग्जांपल देखकर हम समझते हैं, तो ये पहला ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगी, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। तो ऐसे आप देख सकते हो इन सभी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1 है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो ग्रुप है इसमें भी जितने एलिमेंट्स हैं उनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, ये पहली बात समझ आ गई। अब आगे और अगला
प्रॉपर्टी है कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे। नंबर ऑफ शेल्स मतलब देखो इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स में ही तो अरेंज करते हैं, इतना तो पता ही होगा कि एक एटम में ये न्यूक्लियस होता है और ये शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। ठीक है, तो मतलब मान लो अगर फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, तो मैग्नीशियम और फिर इस पीरियड में जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके भी नंबर ऑफ शेल्स सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया। और जैसे जैसे हम पीरियड्स में नीचे जाते जाते मतलब ये पहला पीरियड फिर ये दूसरा पीरियड, ये ऐसे पीरियड्स हैं ना, तो जैसे जैसे हम पीरियड्स में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब पहले पीरियड में 1 शेल है, फिर दूसरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 शेल्स हैं, फिर तीसरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास 3 शेल्स हैं। तो जैसे जैसे हम पीरियड में नीचे जाते जाते हैं, डाउन जाते जाते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और ये आपको नीचे भी ये पीरियड्स दिख रहे होंगे, ये पीरियड्स नहीं है एक्चुअली, ये 6th और 7th का ही एक्सटेंशन है। मतलब 6th और 7th पीरियड को ही यहाँ पर एक्सटेंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको बस एक्सटेंड करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अलग से कोई पीरियड नहीं है। सिर्फ 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ओके, ओके, सो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं, ठीक है, जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं और नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। ये मैंने बता ही दिया था कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल्स। अब एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब एक पीरियड में एक हॉरिजॉन्टल रो में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसका हमें कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स ये डिपेंड करता है कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल्ड हैं। मतलब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसको आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square where n is the number of the shell from the nucleus। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। और n क्या है? n इज द नंबर ऑफ शेल। मतलब अगर पहला शेल है तो n की वैल्यू हो गई 1। अगर दूसरा शेल है, दूसरे शेल में आप निकाल रहे हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो n की वैल्यू है नंबर ऑफ शेल, जोन सा जिस शेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो जो शेल है दैट इज n। ठीक है, तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के शेल, तो जो पहला शेल होता है वो के शेल होता है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? वी विल यूज द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। सो 2 इंटू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू होगी 1 क्योंकि के शेल पहला शेल होता है। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है। मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब है कि जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस शेल में, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस पीरियड में। तो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के शेल में, इसीलिए पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे ही जो एल शेल होता है, जो दूसरा शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब जो दूसरा पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th पीरियड के भी एलिमेंट्स निकाल सकते हो। सो इन सारे पीरियड्स में 8, 18 और 32 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। और एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, उस एलिमेंट की पोजीशन केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी बताती है, उस एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी बताती है। ओके, सो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज
ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। तो एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करा है, दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। तो उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? सॉरी, एलिमेंट की होती है वैलेंसी। तो एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी कि उस एलिमेंट के जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज कर रहा है, सो दैट इज नोन एज द वैलेंसी। तो वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। उस एटम के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसी पर वैलेंसी डिपेंड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक एटम है उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। अगर एक एटम है उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। एक एटम है जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो इसकी वैलेंसी 3 होगी। एक एटम है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। अब कोई एटम है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? अब इसकी वैलेंसी 5 नहीं 3 होगी, क्योंकि जब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज तो नहीं कर सकता, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक एटम है जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा स्टेबल होने के लिए, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब एक एटम है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। और एक एटम है जिसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है। तो वैलेंसी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है। सो वैलेंसी कैन बी 1, 2, 3, 4 और 0 भी हो सकती है वैलेंसी। ठीक है। वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है। On moving from left to right in a period, the valency first increases from 1 to 4, then decreases to 0. तो जब हम पीरियड में जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, तो उसमें जो पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रो, तो उसमें जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं, तो जो वैलेंसी है वो पहले 1 से 4 इंक्रीज होती है और फिर 0 तक डिक्रीज हो जाती है। मतलब जब हम ऐसे मूव कर रहे थे पीरियड्स में, जब हम ऐसे मूव कर रहे थे, तो वैलेंसी पहले 1, 2, 3, 4 इंक्रीज होती है और फिर 3, 2, 1 और फिर 0 तक डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसा कि अब हमने देखा ही कि अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 ही होगी, क्योंकि ये एलिमेंट क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ऐसे ही 2, 3, 4। लेकिन जब 4 वैलेंसी होगी और फिर अगले एलिमेंट के पास अगले एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो अब इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो अभी तक यहाँ तक तो वैलेंसी 1, 2, 3, 4 थी, लेकिन 4 के बाद वैलेंसी डिक्रीज होगी, 3, 2, 1 और फिर 0। तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है 1 से 4, फिर 0 तक डिक्रीज होती है। ठीक है। Then on moving from top to bottom in a group, the valency remains the same because the number of valence electrons remains the same. तो ये तो हमने डिस्कस किया था कि एक ग्रुप में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम होते हैं, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम ही रहेगी। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था वैलेंसी का, ये हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। ओके। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. जैसे कि हम सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये रेडियस होता है। ऐसे ही किसी भी एटम का एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज होता है उसका रेडियस, मतलब सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेके जो सबसे बाहर वाला शेल है, जो सबसे आउटर मोस्ट वाला शेल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस बोलते हैं, और यही इसका एटॉमिक साइज होता है। ठीक है। सो एटॉमिक साइज इज द रेडियस ऑफ एटम। देन on moving from left to right in a period, the atomic size decreases due to the increase in nuclear charge that pulls the valence electron closer to the nucleus and reduces the size of atom. तो जब हम एक पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, जब उसमें हम लेफ्ट से राइट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जो एटॉमिक साइज है, एटम्स का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि एटम पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है।
न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जब हम ग्रुप्स में, जब हम लेफ्ट से राइट ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे। और प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो जब प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, न्यूक्लियस चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो भी इंक्रीज होगा। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। लेकिन हमें पता है कि एक पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम रहते हैं, है ना। एक पीरियड में अभी हमने देखा था कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, और नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी तरफ। इट पुल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और इस वजह से एटम का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, देन ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल एट ईच स्टेप। तो हमने देखा था कि जब हम पीरियड्स में, जब हम क्या करते हैं ग्रुप में, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, क्योंकि एक ग्रुप तो ऐसे वर्टिकल होता है, तो जब हम नीचे जाते जा रहे हैं ग्रुप में तो जो एटॉम का साइज है, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं तो जो शेल है वो बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, है ना। हमने देखा था कि अगर एक पीरियड में, एक पीरियड ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं, अगर हम पीरियड्स में नीचे जा रहे हैं, मतलब अगर हम ग्रुप्स में ऐसे नीचे जा रहे हैं तो एक एक शेल बढ़ता जाता है। शेल बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितने शेल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा। इसीलिए एटॉमिक साइज बढ़ता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक साइज का कंसेप्ट था। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? जब भी हमें पता है कि मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो जब भी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और यही होता है मेटालिक कैरेक्टर। तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड दिस इज कॉल्ड द मेटालिक कैरेक्टर। सो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है मतलब उसके पास मेटालिक कैरेक्टर है। So on moving from left to right in a period, metallic character of elements decreases due to the increase in nuclear charge. The tendency to lose valence electrons decreases. तो जब हम periodic table में left से right move करते हैं तो जो metallic character है elements का वो क्या होता है? decrease होता है। decrease क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एलिमेंट्स के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एबिलिटी है, मतलब लूज करने के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस क्या करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के चांस कम हो जाते हैं। और जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाएगा तो उसके पास मेटालिक कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर तो यही है ना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी। तो अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही नहीं कर पाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, then on moving from top to bottom in a group, metallic character of elements increases due to the increase in atomic size that makes it easy to lose the valence electron. लेफ्ट से राइट तो हमने देख लिया, लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, लेकिन जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमें पता है जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ईजी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ईजी है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दैट्स वाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑफ एलिमेंट्स व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है,
मेटालिक कैरेक्टर देख लिया। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, इट इज हैविंग दैट एबिलिटी, सो उसको बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्योंकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। देन on moving from left to right in a period, non-metallic character of element increases due to the increase in nuclear charge. The tendency to gain electrons increases. जब हम periodic table में left से right move करते हैं तो non-metallic character increase होता है, क्योंकि nuclear charge बढ़ रहा है। nuclear charge बढ़ रहा है तो electrons को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब उसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। ठीक है, देन ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो एटम की इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। तो एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो एबिलिटी अगर वो कम हो रही है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होगा, इसीलिए non-metallic character decreases when we move from top to bottom. Okay, तो non-metallic character देख लिया। So this was the last topic of the chapter. पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है, हमने क्विक रिवीजन करी है चैप्टर की। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अब क्या करते हैं? अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है अबाउट द ट्रेंड्स, जो अभी हमने वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इनके बारे में ये जो ट्रेंड्स थे, इस ट्रेंड से रिलेटेड इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सो द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो हमने भी देखा था कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ये भी सही है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। वेलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। इजी तो होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, उल्टा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, तो ये भी सही है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो और नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होती है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब जो ऑक्साइड्स हैं वो और एसिडिक हो रही हैं। सो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटेड। तो ये हमें आंसर करना है, ये इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। ठीक है, सो विच एलिमेंट हैज टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके दोनों शेल क्या हैं, पूरी तरह भरे हुए हैं, तो दोनों जो शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो हमें पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ऐसा कौन सा एटम है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके दोनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हों। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनको ऐड कर दो तो 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 10। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इट इज नियॉन। तो इसका आंसर है नियॉन। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 होगी। तो दोनों जो शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। सो पहले का आंसर है नियॉन। ठीक है, अगला पार्ट है
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,2। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है? तो क्या करोगे, आपको एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर कैसे निकालें, इनको ऐड कर दो। तो 2 + 8 होता है 10, 10 + 2 होता है 12। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है? इट इज़ मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर है मैग्नीशियम। थर्ड है अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके 3 शेल्स हैं? ठीक है, 3 शेल्स हैं और जो लास्ट वाला जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो, पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और तीसरे शेल में बोला है कि जो वैलेंस शेल है, मतलब जो तीसरा वाला लास्ट शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लास्ट में 4 हो गए। तो कौन सा एलिमेंट है जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो ऐड कर दो। सो 2 + 8 इज 10, 10 + 4 इज 14। तो 14, तो एटॉमिक नंबर 14। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है? इट इज सिलिकॉन। सो इसका आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, इसका आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, देन a total of 2 shells with 3 electrons in its valence shell। मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके 2 शेल्स हैं और जो लास्ट वाला शेल है, मतलब जो दूसरा शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो पहले तो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाले शेल में बोला है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 2 + 3 होता है 5। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है? इट इज़ बोरॉन। तो इसका आंसर है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। लास्ट पार्ट है twice as many electrons in its second shell as in its first shell। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सेकेंड शेल में पहले शेल के ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पहले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका डबल है उसके अगले शेल में। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब अगले शेल में इसका डबल है। सो 2 का डबल होता है 4। तो दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 + 4 होता है 6। तो एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है? इट इज़ कार्बन। तो आंसर इज कार्बन। सो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड था। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है एलिमेंट्स की तो आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table। तो हमें ये बताना है कि किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एटम की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर वो तो एलिमेंट की ही होगी। तो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करती है, मतलब उस एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करती है उस एलिमेंट की पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो इसका हमें आंसर करना है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से उस एलिमेंट की पोजीशन होगी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जिन एलिमेंट्स के सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही ग्रुप में होते हैं, है ना। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है उस एलिमेंट की पोजीशन। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतने ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 6। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हम रिटन स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज द आंसर। इसको रिटन स्टेटमेंट में हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स एन एटम्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल व्हाइल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डिस्कस अबाउट। सो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। सो ये 3 एलिमेंट्स हैं और हमसे पूछा है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटी है। सो द आंसर इज ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग टू द ग्रुप 2 एंड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप 2 में आते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सो इसीलिए इन तीनों एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी के वैलेंस शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों के तीनों ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं।
ठीक है, ओके। सो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। अगर आपने अच्छे से वहाँ पर अच्छे से रिवाइज किया है, अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है, सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हैव एटॉमिक मास 35U and 37U. शुड दे बी प्लेस्ड इन सेपरेट स्लॉट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक मास है 35U और 37U। तो क्या इनको सेपरेट स्लॉट्स में, मतलब अलग अलग कॉलम में रखना चाहिए, अलग अलग जगह रखना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, या फिर सेम जगह रखना चाहिए? सो नो, दे शुड बी प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट। तो इन दोनों आइसोटोप्स को एक ही स्लॉट में रखना चाहिए या फिर एक ही पोजीशन में रखना चाहिए, बिकॉज द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड both the isotopes of the element chlorine have the same atomic number which is 17। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया है, एटॉमिक मास के बेसिस पर थोड़ी अरेंज किया है। और दोनों का एटॉमिक मास बेशक अलग अलग है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है विच इज 17। एटॉमिक नंबर सेम है तो हम इसको इन दोनों एलिमेंट्स को इन दोनों आइसोटोप्स को एक ही स्लॉट में एक ही पोजिशन पर प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज an element X has mass number 35 and the number of neutrons is 18. Identify group number and period of the element X। तो कोई एलिमेंट है X, उसका नाम हमें नहीं पता, और हमें बता दिया कि उसका मास नंबर 35 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा और पीरियड क्या होगा, मतलब ये कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो देखो, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताने के लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि इस एलिमेंट के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पता करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे? इस एलिमेंट X का एटॉमिक नंबर हम निकालेंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दे तो हमें मास नंबर मिल जाता है। तो मास नंबर हमें दिया हुआ है 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें दिया हुआ है 18। तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें निकालना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होता है। सो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर देंगे। तो 35 माइनस 18, यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है, और ये 17 आएगा, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर आ जाएगा 17, क्योंकि मास नंबर 35 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें 18 गिवन है। तो 35 माइनस 18 होता है 17। सो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। एटॉमिक नंबर पता चल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 7। तो जो लास्ट शेल है विच इज द वैलेंस शेल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं तो अब तो हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर इजीली निकाल सकते हैं। सो इस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा वो 17 होगा, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। सो ये 17th ग्रुप में होगा। और पीरियड नंबर कितना होगा इसका? 3, मतलब ये 3rd पीरियड में होगा, क्योंकि इसके 3 शेल हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पता कर सकते हो कि इस एलिमेंट के कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। 3 शेल्स हैं, इसीलिए कौन से पीरियड में होगा? 3rd पीरियड में होगा, ठीक है। सो हमने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। So this was the last question. So we have completed the revision of our chapter periodic classification of elements. हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। हमने सभी टॉपिक्स को रिवाइज किया और फिर हमने NCERT के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ओके, सो अब आपको ये पूरा चैप्टर बुक में से पढ़ना है, फिर आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तब आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी ऑफ मैथ्स रिवीजन सीरीज एंड आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।